नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उसको एक वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षतात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है। तो इनमें से कौन सी एक विशेषता है। राष्ट्रपति जो है विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कथन है यह विधायी और कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है, बिल्कुल गलत बात है ये। तीसरा है कि राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, गलत बात है। और चौथा है राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है, ये भी बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता जो है वह व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चुनाव अलग अलग करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधि निर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमशः उत्तरदायी होते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति ही जो होता है, कौन, राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है कि शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, बात ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, ये जो दे रखा है ना इसमें, कौन से राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख राज्य का भी प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। और सरकार के जो तीनों अंग होते हैं ना, पहला अंग जो होता है कार्यपालिका, दूसरा अंग जो होता है विधायिका और तीसरा अंग जो होता है न्यायपालिका, ये परस्पर एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। जैसे यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारी अधिकारी वीटो का प्रयोग करते हुए विधायी कार्यों को रोक सकता है और बाद में कानून निर्माताओं के बहुमत से वीटो को रद्द भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ दे रखा है लिस्ट 1, दूसरी तरफ दे रखा है लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के प्रकार के बारे में दिया है, और दूसरे तरफ दे रखा है मुख्य विशेषताएं। तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। संसदीय सरकार जो होती है वह सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल सही बात है, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है वह सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण होता है, तो ये भी बात सही है, बी का हो जाएगा 3। और संघीय व्यवस्था जो होता है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, तो सी का हो जाएगा 2। फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना वो कनाडा को आप मान सकते हो। किसको, कनाडा को आप मान सकते हो। पार्लियामेंट्री का ब्रिटेन और इंडिया मान सकते हो। प्रेसिडेंशियल का यूएसए आप मान सकते हो। यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि एकात्मक व्यवस्था जो होती है वह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संसदीय सरकार जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। अध्यक्षात्मक जो होती है वह शक्ति पृथक्करण होती है, ये मैंने बता दिया। संघात्मक जो होती है वह शक्तियों का विभाजन, तथा जो एकात्मक शासन होता है वह शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संसदात्मक सरकार तथा एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना, इसका और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने बताया था ग्रेट ब्रिटेन है। फिर उसके बाद संघात्मक शासन, संघीय व्यवस्था और अध्यक्षीय सरकार का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह यूएसए माना जा सकता है।
कौन सा? यूएसए भी माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? ये बात किसने बोली थी? तो मैंने बताया था बहुत बड़े विद्वान थे, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने ये बात बोली थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा दे रखा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची दे रखी है। तीसरा कथन है कि संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बात बिल्कुल सही बात है, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये वाली जो बात है ये सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? दोहरी नागरिकता जो है, दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संघीय प्रणाली के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है और संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार होता है और परिसंघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण भी किया गया है। जबकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में दोहरी नागरिकता का जो है वह प्रावधान जो है वह नहीं किया गया है भारतीय राजनीति प्रणाली में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का जो है वह प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप जो है वह संघीय है, मतलब कि उसका स्वरूप जो है वह प्रेसिडेंशियल है? कौन सी इसमें विशेषता बताती है? तो पहली विशेषता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वह सुरक्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी शासन प्रणाली से माना जाता है जिसमें शासन जो है वह सत्ता का विभाजन स्पष्टता दो आधारों पर संचालित होता है, जिसमें एक तरफ केंद्र अथवा संघ तथा दूसरी तरफ जो है वह राज्य सरकारी होती हैं और शक्तियां जो है वह केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित रहती हैं और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। एक संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ मूलभूत तत्व होने चाहिए और वो मूलभूत तत्व क्या हैं आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला मूलभूत तत्व है कि लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा तत्व है कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। तीसरा तत्व है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। चौथा तत्व है कि संविधान की अपरिवर्तनशीलता यानी कि संविधान की कठोरता होनी चाहिए। और पांचवा तत्व है कि स्वतंत्र या निरपेक्ष या सर्वोच्च न्यायपालिका अथवा न्यायपालिका का प्राधिकार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? इसमें बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? वह हो जाएगा सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण जो है वह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं संघीय राज्य के मानकों के विपरीत हैं? पहला है कि विपरीत कौन सा है? कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, सामान्य अखिल भारतीय सेवा, बिल्कुल सही बात है, ये भी इसके विपरीत है। एकल एकीकृत न्यायपालिका यानी कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बात ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सामान्य अखिल भारतीय सेवा और एक एकीकृत न्यायपालिका संघीय राज्य के मानकों के विपरीत विशेषता मानी जाती है और भारत को संघात्मक बनाने का प्रावधान जो है
वह सर्वप्रथम 1935 यानी कि 1935 के अधिनियम में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला कथन है कि राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है, तो ये बात बिल्कुल जो है वह गलत है। दूसरा कथन है किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है। फिर उसके बाद ये इंडियन फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, बात बिल्कुल सही है। दोहरी नागरिकता कहाँ है भारत में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें भारतीय फेडरलिज्म की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, यही इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उन लक्षणों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला लक्षण है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। दूसरा लक्षण है कि संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। तीसरी विशेषता है लिखित संविधान होता है इनका। चौथी विशेषता है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होता है। पांचवी विशेषता होती है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। छठवें नंबर पे होता है इनके जो लक्षण हैं वह है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होती है। राज्य एवं केंद्र एक दूसरे के समकक्ष माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट होती है? तो किस में ये होती है? ये होती है क्वासी फेडरल में, यानी कि अर्ध संघात्मक में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं, तो ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाई कैमरेलिज्म यानी कि द्विसदनात्मकता मुख्य विशेषता जो होती है वह किसकी होती है? तो यह संघात्मक व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्य में से एक कथन ए दे रखा है, दूसरा कथन कारण दे रखा है। कथन में बोल रहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद तथा एकात्मवाद दोनों के लक्षण समाहित है, बिल्कुल बात सही है। कारण दे रहा है कि संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त हैं, तो ये बात जो है वह गलत बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो किस व्यवस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो वह माना जाता है न्यायपालिका को, यानी कि जुडिशरी को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ कथन दे रखा है, फिर उसका कारण दे रखा है, आपको बताना है। कथन बोल रहा है कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं, बात बिल्कुल सही है। और अगला कथन बोल रहा है, इसका कारण दे रहा है कि भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश जो है वह कौन था? तो संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश जो है वह यूएसए था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और अमेरिकी जो क्रांति हुई थी 1775 से 83 के मध्य,
उसके बाद 1787 ईस्वी में अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को अपना लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो व्यवस्था है वह संविधान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी समान व्यवस्था नहीं है? वह है न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वह क्या अंतर है? महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि यूएसए के अगर आप नागरिक हो तो एक यूएसए की नागरिकता अलग होगी और इनके जो 50 राज्य हैं उनकी नागरिकता जो है वह अलग अलग होगी। तो इस वजह से यूएसए में रहने वालों के लोगों के लिए दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन यही इंडिया में यानी कि भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आप केवल भारत के नागरिक होने चाहिए और भारत के नागरिक के साथ साथ आप उस राज्य के नागरिक मान लिए जाते हैं। किसी भी दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको नागरिकता बदलनी नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो यह किस में है? यह इंडिया में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड, ये जो पहले नंबर पे दे रखा है, स्विट्जरलैंड, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने को की शक्ति जो है वह दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 368 में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, वह कौन सा है? तो वह जो है वह है सिंगल पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका माना जाता है? कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये बात किसने बोली थी? यह बात जो है वह अलेक्जेंड्रोविच ने बोली थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहना पसंद करते हैं? तो वो कौन कहते हैं? वो बोलते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन में बोल रहा है कि भारत एक संघात्मक सरकार है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। बात बिल्कुल सही है। और कारण बोल रहा है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। बात ये भी सही है, लेकिन ये जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित होता है वह आपको बताना है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित होता है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि राज्यों के मध्य संबंध होता है। तो ये भी बात सही है। तीसरा, समन्वय के लिए तंत्र होता है। बात ये भी सही है। चौथा है कि विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र होता है। बात ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कथन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों सही। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। क्या ये बात सही है? बात बिल्कुल सही है।
कारण बोल रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये इसका एक्सप्लेन भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जो कथन है ना, ये जो कारण वाला कथन है, ये कथन है, आपको याद होगा, केसी व्हीलर का ये कथन है। किसका कथन है? केसी व्हीलर जो है, यह जो कथन है यह इनका ही कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह कथन किसका है? यह कथन B.R. अम्बेडकर साहब का है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है? तो यह किसने संज्ञा दी है? तो यह जो संज्ञा है वह जेनिंग्स ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में फेडरल इंक्लाइंड टूवर्ड्स यूनिटरी, यानी कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सरकारों को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा है? तो यह किसने बांटा है? यह मॉन्टेस्क्यू ने बांटा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो यह कौन करता है? यह करता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी सजेशन देना हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के वो सजेशन दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।